प्रिय छात्रों, आरवीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी फिजिक्स का गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम इसी का डेरिवेशन अवतल दर्पण के लिए कर लिए थे और आज हम उत्तल दर्पण के लिए डेरिवेशन करेंगे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए और इसको भी आज हम अध्ययन करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी एक चित्र है, उस चित्र को देखिए पहले ध्यान से, फिर हम इसका डेरिवेशन करते हैं। पहले चित्र समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से डेरिवेशन हो जाएगा। इसमें चित्र ही मेन होता है फिजिक्स में पूरे। देखिए ये एक उत्तल दर्पण है। इसमें लिखना शुरू में कैसे है पहले उसको बता देते हैं। नहीं, पहले इसको समझिए कि कौन क्या है, तब उसको लिखने वाला हम बताएंगे। देखिए ये एक अवतल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण है। ये एक उत्तल दर्पण है इसका ध्रुव है। इसको P से भी प्रदर्शित करते हैं और O से भी प्रदर्शित करते हैं। ये इसका मुख्य फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है और ये AB जो रेखा है, AB जो लाइन है, ये मुख्य अक्ष है और इसी के समांतर एक किरण गुजारी गई है PQ। जो PQ किरण गुजारी गई है ये मुख्य अक्ष के समांतर है। और ये आप लोग पहले से ही जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के या तो जाती है या तो जाती हुई प्रतीत होती है। अगर अवतल दर्पण होता तो जाती है, उत्तल में जाती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगी तो ये ऊपर चली जाएगी और ऐसा लगेगा कि यहीं से होकर के जा रही है, तो इसी को जाती हुई प्रतीत होती है कहते हैं। और ये एक जो दूसरी किरण है यह वक्रता केंद्र यानी कि C से गुजारी गई है। तो ये भी मालूम है कि अगर C से कोई किरण गुजारेंगे तो बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी या चली आएगी, लेकिन इसमें ऐसे नहीं है, इसमें जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए ये किरण है। सदैव प्रकाश की किरणें जो होंगी वो दर्पण के बाईं ओर से डाली जाएंगी, यहाँ पीछे से नहीं डाली जाएंगी, आगे से हमेशा दर्पण के बाईं ओर से डाली जाएंगी। तो ये जो किरण थी ये जो किरण SQ है ये वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। देखो ऐसा लग रहा है ना कि इसी की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, लेकिन यहाँ ये टकराएगा और टकराने के बाद फिर से ये वापस लौट आएगा। तो यही इसमें बनाया गया है। अब इसको लिखना कैसे है इसको देखिए ध्यान से। ये M1 और ये M2 ऐसे लिखना है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष AB है। मुख्य अक्ष AB के समांतर एक किरण PQ है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है तथा वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण SQ दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। बस इतना अगर लिख देंगे और डेरिवेशन कर देंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसका फिर से देखिए, जैसे उसमें किए थे सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। देखिए ये कोई ना कोई गोला रहा होगा, वृत्त रहा होगा। गोला और वृत्त में अंतर होता है, वृत्त मानिए, उसको गणित में बताएंगे। देखिए ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये C केंद्र है और ये त्रिज्या है। ये इसको परिधि भी तो कहते हैं। तो परिधि से केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या है और त्रिज्या जो होती है वो परिधि पर लंब होती है, यानी कि यहाँ जो है 90 अंश बना है। तो जब ये इस पर लंब है दर्पण पर, तो दर्पण पर जो लंब रेखा होती है उसको अभिलंब कहते हैं। ये हम प्रकाश के परावर्तन वाली वीडियो में बताए थे कि दर्पण पर जो लंब होगा उसे हम अभिलंब कहते हैं। यानी कि ये जो रेखा SC है ये क्या है, एक अभिलंब का कार्य कर रही है। तो अब ये जो दर्पण की ओर आती है इसे आपतित किरण कहते हैं और जो टकरा करके जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, और यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण I कहते हैं, ये मालूम ही होगा। और यह परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण R कहते हैं।
परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण R कहते हैं। इतना हो गया। और ये मालूम है पहले से भी कि I बराबर R। अगर पीछे वाला सब पढ़े हैं, सब कुछ अगर याद है तो बहुत आसान है फिजिक्स, पूरा चित्र से ही समझ में आ जाता है। और ये I बराबर R होता है, यानी कि परावर्तन कोण सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होता है। सॉरी, ये जो परावर्तन कोण है सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, अपवर्तन कोण नहीं है। अपवर्तन कोण प्रकाश की अपवर्तन वाली घटना में होता है, उसको वहीं बताएंगे। तो ये आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी लिखना है ये वाला इसके बराबर है। इसका क्या नाम है? PQS बराबर कोण SQK। कोण PQS बराबर कोण SQK। कोण PQS बराबर कोण SQK। वो जो बोले हैं पहले उसको लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। तो कितना हो गया? PQS बराबर SQK, ये हो गया। और देखिए इसी प्रकार से ये शीर्षाभिमुख कोण होता है एक चीज़, अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, जानते हैं तो ठीक है। शीर्षा, देखिए अगर कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं यानी कि काटती हैं तो कोण बन जाता है। एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ सामने बन जाता है शीर्ष पर। इसी कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और ये हमेशा बराबर होती हैं। जब भी कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो कोण जो दोनों बनेगा शीर्ष पर वो बराबर होंगी। तो ये वाला इसके बराबर होगा। इसी प्रकार से ये वाला भी इसके बराबर होता है, ये वाला इधर से और ये वाला इधर से। इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी बन गया है। देखिए ये किरण और ये किरण, ये दोनों यहीं तो काट रही हैं, तो ये दोनों भी यहाँ पर बराबर होंगी। ये R है तो ये भी R ही होगा। तो ये वाला लिखना है कि कोण, क्या नाम है इसका? SQK। कोण SQK। जहाँ कोण बनता है उसे बीच में करना है, चाहे SQK कहो चाहे KQS कहो, लेकिन Q को बीच में रखना है। सॉरी नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए चाहे इधर से शुरू करो चाहे इधर से शुरू करो, जहाँ कोण बन रहा है उसे बीच में करना है। तो ये हो गया SQK। उसके बाद SQK किसके बराबर है? FQC। कोण FQC। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यहाँ लिख देते हैं कि ये क्या था? ये परावर्तन के नियम से था, बराबर हुआ है परावर्तन के नियम से। और ये क्या था? ये शीर्षाभिमुख कोण था, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक। अब देखिए इसमें समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, या समीकरण 1 तथा 2 से भी कह सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से ही लिखते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। अभी तक यही लिख रहे थे। समीकरण 1 तथा 2 से फिर से यही मतलब है कि अगर कोई दो ठो बराबर हो तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। देखिए SQK इसमें भी, SQK इसमें भी, तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कि कोण PQS बराबर कोण FQC, ये इतना लिख दिए। अब देखिए चित्र में, अभी देखिए हमें क्या करना है कि ये वाला कोण इसके बराबर दिखाना है। यही तो पहले बार किए थे, जो अवतल दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए जो अवतल वाला डेरिवेशन किए थे उसमें हमें ये वाला कोण इसके बराबर दिखाना था, दिखाए थे, तभी तो ये वाला इसके बराबर हुआ था। फिर इसको इसके बराबर मान लिए थे तो ये वाला इसके दोनों के बराबर हो गया था। जब ये दोनों बराबर हो गया था तो OC बराबर OF प्लस CF लिख दिए थे, और जितना बड़ा CF हो उतना बड़ा OF, फिर डेरिवेशन हो जाता है। तो कुल मिला करके हमें जितना बड़ा कोण ये है उतना बड़ा कोण ये दिखाना है। अभी तक पहुँचे कहाँ तक आए हम? देखिए PQS पहुँच गए हैं। कहाँ गया ये? PQS, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर हो गया है। ये वाला जो कोण है इसके बराबर हो जाए। अब हम किसी तरीके से ये वाला कोण इसके बराबर कर दें। देखिए फिर से
ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। अब हम अगर ये वाला इसके बराबर कर दें तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो अगर किसी त्रिभुज में कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो अब हमें यही दिखाना है। तो देखिए इसको, ये समांतर रेखा है, यहाँ फिर से देखिए इस चित्र में, देखिए इसको यहाँ बना देते हैं। ये समांतर रेखा है इस प्रकार से, यहीं पर Q है और यहाँ से एक रेखा खींची गई है, ये C है, देखिए Q है, C है ना, यहीं तक तो गया है, ये यहाँ से दर्पण बनाया गया है। तो ये समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा, मान लेते हैं अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो कोई अंतर नहीं होगा। तो ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है QC। देखिए यहाँ एक कोण बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है। तो ये जो कोण होता है इसे हम संगत कोण कहते हैं, संगत कोण। यहाँ और यहाँ, ऐसे यहाँ जो कोण बनता है वो भी बराबर होता है, वो भी संगत कोण होता है। और एकांतर कोण किसे कहते हैं? इसको और इसको एकांतर कहते हैं, इसको ऐसे इसको और इसको एकांतर कहते हैं। लेकिन जो संगत मान इसी की टाइप का, देखिए इधर इसका भी मुंह है, इधर इसका भी मुंह है, देखिए इधर ही तो है, ये संगत कहते हैं। और एकांतर माने उल्टा रहेगा, एक नीचे तो एक ऊपर। तो ये संगत कोण है और संगत कोण समान होते हैं, तो ये वाला इसके समान हो जाएगा। और ये हमें करना भी था, तो इसको लिख देते हैं हम। क्या लिखना है? जैसे उसमें लिखे थे कि PQ पहले लिख देते हैं, फिर चित्र में दिखाते हैं। क्योंकि PQ समांतर QC तथा PQ समांतर QC तथा SC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। देखिए इसमें PQ समांतर क्या लिखे हैं? PQ समांतर QC, PQ समांतर OC है, सॉरी यहाँ पर ये O है। देखिए PQ समांतर OC, ये तो है PQ समांतर OC। तो ये PQ समांतर OC है तथा SC तिर्यक रेखा है, इसलिए ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा। इसलिए कोण क्या हो जाएगा? कोण PQS बराबर कोण PQS बराबर कोण FCQ। फिर से देख लीजिए इसमें, ये PQS बराबर कोण FCQ, यही तो है इसके सीध में, इसके सीध में। तो FCQ समीकरण नंबर इसे 3 मान लेते हैं और इसे समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब फिर से देखिए, फिर से क्या दोनों में ऐसा है जो समान हो? PQS समान है, तो फिर से इसमें लिखेंगे समीकरण किससे 3 तथा 4 से। समीकरण 3 तथा 4 से का क्या मतलब है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा FQC बराबर FCQ। इतना तो समझ में आया होगा। तो अब देखिए क्या करना है, पहले चित्र में देखिए FQC बराबर FCQ हो गया है, FQC बराबर FCQ, यानी कि ये कोण इसके बराबर है तो ये भुजा भी इसके बराबर होगी। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे अब? FQ बराबर FC, अतः FQ बराबर FC। यहाँ क्या होगा कि किसी त्रिभुज में यदि कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होती हैं, यहाँ लिखना है, लिख लेना इसको। उसके बाद में अब हमें क्या करना है कि देखिए ये वाला इसके बराबर हो गया है, अब हमें ये वाला इसके बराबर करना पड़ेगा। तब ये वाला जब इसके बराबर कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा लिखना पड़ता है, जैसे उसमें लिखे थे ऐसे इसमें भी इसको लिख देते हैं। क्या लिखना है कि यदि Q दर्पण के
दर्पण के ध्रुव O के निकट या समीप हो तथा दर्पण की वक्रता कम हो, तथा दर्पण की वक्रता कम हो तो कितना हो जाएगा, एफ क्यू बराबर एफ ओ। जो उसमें किए थे वही इसमें भी किया है। यदि दर्पण की वक्रता यदि क्यू ओ के समीप हो और इसकी वक्रता कम हो, ये जो क्यू है ये ओ के समीप यानी कि पास में आ जाए और इसकी वक्रता कम हो यानी कि इसे मुड़ा है इसे सीधा हो जाए, तो जितना बड़ा एफ, जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया क्यू, यहाँ क्यू आ गया, तो एफ जो क्यू है वो एफ ओ के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि सीधा भी माना गया है और ये इसके नज़दीक भी माना गया है। ये ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि डेरिवेशन का आंसर लाना है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो कितना हो जाएगा, एफ क्यू बराबर एफ ओ, तो जहाँ एफ क्यू था हमें एफ ओ रख देना है, तो यही तो एफ क्यू था, यहाँ रख देंगे हम एफ ओ। अतः एफ ओ बराबर एफ सी, एफ ओ बराबर एफ सी। देखिए यहाँ से हो गया, ये करना था एफ ओ बराबर एफ सी, बस हो गया। अब देखिए पूरा जो ओ सी है वो किससे किससे मिलकर बना है, ओ एफ प्लस सी एफ से, यानी कि ओ सी बराबर लिख सकते हैं हम ओ एफ प्लस सी एफ, ओ एफ प्लस सी एफ, ओ सी बराबर ओ एफ प्लस सी एफ। तो ओ सी का तो मान आर है, ओ से लेकर के सी तक ये वक्रता त्रिज्या है, और सी से लेकर के नहीं, ओ से लेकर के एफ तक फोकस दूरी है, ध्रुव से नापी जाती हैं सभी दूरियाँ। ओ से एफ तक फोकस दूरी और ओ से सी तक वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पर तो हम आर रख देंगे, लेकिन जो ओ एफ है यहाँ पर ओ एफ की जगह पर एफ भी रख देंगे, लेकिन जो सी एफ है सी एफ की जगह पर हम कुछ नहीं रख पाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें सी एफ का मान ओ एफ प्राप्त हुआ है, देखिए यहाँ से सी एफ का मान ओ एफ प्राप्त हुआ है, तो यहाँ तो आर रख देते हैं, यहाँ ओ एफ भी रख देते हैं, लेकिन यहाँ सी एफ जहाँ है यहाँ एफ ओ या ओ एफ रख देते हैं इसके इस समीकरण से। तो अब यहाँ से हो जाएगा आर, इसका भी मान एफ और इसका भी मान एफ, तो आर बराबर एफ एफ टू एफ। तो यहाँ से हो जाएगा एफ बराबर आर, टू जो है आर के नीचे भेज देते हैं, ये बराबर आर बटे टू। तो इस प्रकार से इसका भी डेरिवेशन हो गया है, तो इसी प्रकार से करना है। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में जो है अध्ययन करेंगे। अगर एक चीज़ और बता देते हैं, देखिए अगर ये समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, आसानी से एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में हम अध्ययन करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका अध्ययन करेंगे।